से भारत की हालत है, जिस तरह से भारत के मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ उनको भूखे रखने के ही निशाने पे नहीं रखा जा रहा है, उनको उनके आवास की जो दुर्व्यवस्था हो रही उसी पे निशाने पे नहीं रखा जा रहा है, उनको विस्थापित करने के ही निशाने पे नहीं रखा जा रहा है, बल्कि निशाने पे उनको रखा जा रहा है किस तरह से उनको बदनाम किया जाए। 15 मार्च से लेकर के 23 मार्च के बीच में तकरीबन 78 लाख लोग 78 लाख लोगों की 78 लाख लोग भारत की यात्रा पे आए या विदेश से यहाँ आए, और खास तौर से 23 मार्च को 64,000 लोग एक मुश्त आए हैं। कहीं वुहान से आए, कहीं ईरान से आए और कहीं दुबई से लोग आए हैं। इतने लोग आए, 64,000 लोग। कभी भी सरकार ने उन पे आरोप मढ़ने की कोशिश नहीं की कि ये कोरोना वायरस लेकर के आए हैं या पीड़ित होकर के आए हैं। जब भी कोई दोषारोपण करने की कोशिश की गई है, वो दोषारोपण हमेशा मजदूरों पे कोशिश की गई है। आज सबसे जो दुखद चर्चा हमें करने पे, जो दयनीय स्थिति है मजदूरों की चर्चा करने पे जो हमें बाध्य की है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। 20 तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट था। मेरे ख्याल से बहुत सारे पत्रिकाओं में नहीं तो बहुत सारे न्यूज़पेपरों में ये स्टेटमेंट आया था कि जो उन्होंने वर्ड यूज किया था, जो प्रवासी मजदूर यहाँ आ रहे हैं उनमें से 22.2% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और जबकि वही एक तरफ ये बताते हैं कि 1 मई से लेकर के 18 मई के बीच 94,000 लोगों की जांच हुई है, और सिर्फ 94,000 लोगों की जांच हुई है। दूसरा उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं कि जो प्रवासी मजदूरों की आने की संख्या है वो 4,75,000 है। तो हम ये जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि जब 1 मई से लेकर के 18 मई के बीच में केवल 94,000 लोगों की आपने जांच की, तो ऑल ऑफ सडन 19 मई को कौन सी टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कर ली जो 3,81,000 लोगों की जांच आपने एक साथ में कर लिया। और दूसरा प्रश्न है, कल भी हमने एक रिपोर्ट मंगा करके देखी है, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है, जांच के जो दावे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उस दावे के मुताबिक आज भी उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिदिन जो जांच करने का क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, वो 5,000 जांच ही हो सकती है। जब 5,000 जांच करने की ही आपकी एक दिन में क्षमता है, तो आपने कैसे ये कह दिया कि 3,81,000 लोगों की एक दिन में जांच हो गई। इस मंतव्य के पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्यों मजदूरों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? कई मजदूरों पे ये दोषारोपण करने की कोशिश की जा रही है कि वो कोरोना कैरियर है। आज तो उन्हें कोरोना कैरियर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये भूमिका बनाई जा रही कि कल उनको कोरोना कैरियर घोषित किया जाएगा। नंबर 1, दूसरा पॉइंट जो हम रेज करना चाहते हैं कि जब 64,000 लोग वुहान से, जिनको आपने तीन हॉटलाइन जारी किया, और ये 3 हॉटलाइन 23 मार्च को जारी किया गया है, जब उस 22 मार्च को इससे पहले आपने ताली थाली बजा करके कोरोना को भगाने का अभिनय कर चुके थे, तब आपने जारी किया है। 3 हॉटलाइन जो आपने जारी की, उसका नंबर भी यहाँ बताना जरूरी है, नहीं तो लगेगा कि हम आधारहीन बात करते हैं। 86186120, 83617, 86186120,
10952903, 8618612083 ये 3 हॉटलाइन बकायदा जारी किए गए और तब जारी किए गए जब वुहान पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति में था। वुहान पूरी तरह से खलनायक बन चुका था। पूरी दुनिया वुहान को कोरोना की फैक्ट्री जन्मस्थली मानते हैं, आज भी मानते हैं, उस समय भी मानते थे। तब 64,000 लोगों को यहाँ लाने की, भारत में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको कहा जाता है, परिवार से जुड़े हुए लोग, व्यक्ति से जुड़े हुए लोग, आप उनके बच्चे वहां थे इसलिए उनको लाने की कोशिश की और उसी से तो कोरोना फैला है। कोरोना वहीं से आयात किया गया है। आप कहिए तो सारे पेपरों की कटिंग ला करके हम दिखा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं कि कोरोना आने का तरीका क्या है। इतना ही नहीं, कोरोना की टेस्टिंग तो 2017 से चल रही है और नागालैंड के मीमी गांव में बकायदा वो टेस्टिंग चल रही है। और इस टेस्टिंग का जब पहली बार बिल गेट्स ने खुलासा किया, अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि जिस तरह से कोरोना को पहले चमगादड़ों के जरिए मीमी गांव में 98 लोगों पर पहले उनको संक्रमित किया गया, संक्रमित करने के बाद प्रभाव देखा गया और उस प्रभाव से तकरीबन 2000 लोगों की, आदिवासी लोगों की मौत हो चुकी है। तो इससे ये लगता है कि अगर इस तरह से मनुष्यों में ये वायरस फैलेगा तो ये वायरस किसी न किसी दशा में पूरी दुनिया के 30 मिलियन पीपुल की जान लेगा। और दूसरा, ये पूरी रिपोर्ट मीमी की पूरी रिपोर्ट बिल गेट्स के गेट्स जर्नल जो आता है उसमें पूरी ये रिपोर्ट छपी। पहले आगाह भी वही करते हैं, सूचना भी वही देते हैं और आज जब परिस्थितियों को देखा जाए तो आज दवा भी वही निर्धारित कर रहे हैं। और जो अमित मोहन प्रकाश जी ने जो ये दावा किया है कि 22.2% मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका आधार भी देश के सामने रखना जरूरी है ताकि वो ये न कह सके कि हमने तो इस आधार पे दावा किया था कि 22.2% लोग कोरोना प्रभावित है। उन्होंने दावा जो किया, दावा ये किया कि आशा जो कार्यकर्त्री हमारे हैं उन्होंने अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा है जिसने ये बताया कि इतने लोग पॉजिटिव हैं। तो ये वॉइस ऑफ मानवता दुनिया के सामने ये प्रश्न रखना चाहता है और उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार के सामने भी ये प्रश्न रखना चाहता है। अगर आरोग्य सेतु ऐप कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने में सक्षम है तो फिर पीपीई किट की जरूरत क्या है, जांच किट की जरूरत क्या है? और जब वो पॉजिटिव पाया जाएगा तो हॉस्पिटलाइज किया जाएगा या फिर वो गांव में रहेगा? और दूसरा और जो भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको केवल सिम्टम कंप्यूटर में डालना होता है। प्रेस्क्रिप्शन किसी भी डॉक्टर को लिखने की छूट नहीं है। जो WHO गाइडलाइन देगा, ये दवा आप दीजिए, वही दवा आप दे सकते हैं, दूसरी दवा नहीं दे सकते। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो नाम आपने सुना है कि मलेरिया की दवा थी, मलेरिया से लड़ने की दवा थी। अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से प्रभावी है तो ये इंजेक्शन, ये वैक्सीन लगा दिया जाए तो वो मलेरिया से ठीक हो सकता है, मलेरिया के वायरस उससे मर सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति स्वस्थ है, इसके बाद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लगा दिया गया किसी व्यक्ति को, तो जो उसके अंदर बैक्टीरिया है, पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो व्यक्ति को बीमारियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, उसके शरीर में इम्यून कैपेसिटी बढ़ाते हैं, उस इम्यून कैपेसिटी को 36% कम कर दिया जाता है। तो ये गेम कोरोना के नाम पे जो हो रहा
सिर्फ मजदूरों को बदनाम करने की कोशिश के पीछे साजिश क्या है, आज हम अपने डिबेट को, अपनी वार्तालाप को इसी इसी पे केंद्रित करेंगे। आज हमारे बीच में वॉइस ऑफ मानवता के चैनल पे उपस्थित हमारे जो प्रबुद्ध साथी है, विद्वान साथी है, अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले साथी है, और दुनिया का जो सरोकार है, सामाजिक सरोकार है, आर्थिक समाज सरोकार है, राजनीतिक सरोकार से भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से न आते हो बहुत सारे, लेकिन राजनीतिक सरोकार को भी बड़ी गहराई से समझने वाले ऐसे विद्वान साथी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रोफेसर डॉक्टर एमपी अहिरवार साहब जो बीएचयू से है। अहिरवार साहब, वॉइस ऑफ मानवता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हमारे अतिथि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, उनकी बड़ी अपनी लड़ाइयां रही है, खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में जितनी लड़ाइयां लड़ी जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में जो सहभागिता होगी, जिस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1931 में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जरिए कह दिया था, जब गांधी कहते थे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आई वांट ए वेल वर्क्स गवर्नमेंट, तभी डॉक्टर अंबेडकर ने कह दिया था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वेल वर्क्स गवर्नमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर इंडिया, आई वांट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बेटर देन वेल वर्क्ड वन। ऐसे साथी, हमारे विद्वान साथी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, वॉइस ऑफ मानवता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे हमारे साथी बहुत ही क्रांतिकारी साथी श्री दिनेश सिंह यादव जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र सभा अध्यक्ष हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे क्रांतिकारी साथी दिनेश सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। डॉक्टर अहिरवार साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी, आ रही है। तो सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर अहिरवार जी हम आपके पास लेके आ रहे हैं कि आखिर ये क्या साजिश है, क्यों मजदूरों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? लंबे समय तक उनको भूखे रख करके पेट नहीं भरा, घर से विस्थापित करके पेट नहीं भरा, जिन गंदी झोपड़ियों में वो रहते थे, गली के सड़े नाले के पीछे या बदबूदार नाले के बगल में रहते थे, वहां रहते रहते और वहां से भी विस्थापित करने के बाद आपका पेट नहीं भरा, सड़कों पे पैदल चल करके हजारों किलोमीटर की यात्रा करके किसी तरह जब वो घर पहुंचे हैं, चलते चलते जो पैर में उनके छाले पड़े और वो छाले जो फट गए हैं, जो रक्त की धारा वहां से बही है, उस पीड़ा को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है। जैसे कहते हैं, जाके पैर न फटे बिबाई, वो को का जाने पीर पराई। तो हम ये समझना चाहते हैं कि इतनी मुसीबतों के बाद जब मजदूर घर पहुंच गया है तो उसको कोरोना पॉजिटिव घोषित करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? आप इसे किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं? किसी साजिश के दृष्टिकोण से या किसी बचाव के दृष्टिकोण से, प्रिकॉशन के दृष्टिकोण से? डॉक्टर अहिरवार साहब, अभी तक का जो हमारा अतीत है वो बताता है, अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की बनी है इस देश में, तब से हर क्षेत्र में नाकाम रही है। और जब कोई बात सिर पर हमारे सामने आती है तो उसकी नाकामियों की पोल एक के बाद एक खुलती जाती है। तो ऐसी हर क्षेत्र में जो नाकामी होती है सरकार की, उन नाकामियों का ठीकरा किसी ना किसी के ऊपर सरकार फोड़ती है। तो अभी तक आपने देखा था कि कोरोना के केस में भी इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार रही है। पहले तो जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि उन्होंने विदेशों से और खास करके वुहान से, जहां से कोरोना फैला, वहां से ही ये लोग विशेष विमानों से यात्रियों को लेकर के आए जो कोरोना से इफेक्टेड थे।
हमें अच्छी तरह याद है कि 2 बार इन्होंने भेजा था इंडियन एयरलाइंस के विमान को, और तीसरी बार इन्होंने भेजा था अपना वायुसेना का विमान भेज करके वुहान से बड़ी संख्या में लोगों को लेकर के यहाँ आए। तो इस तरह से जिस क्षेत्र में कोरोना व्यापक पैमाने पर फैला था वहां से यात्रियों को लेकर के आए। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका सबसे ज्यादा तबाह है कोरोना में, तो अमेरिका से जो इन्होंने नमस्ते ट्रंप वाला जो कार्यक्रम रखा, उसके माध्यम से जो कोरोना इफेक्टेड लोग थे वो यहाँ ट्रंप के साथ आए, और यहाँ कई लाख लोगों को जो उनके स्वागत में खड़ा किया गया, उनके सिक्योरिटी हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, यहाँ होटलों में रुके, और उनकी पूरे देश में आवाजाही रही। तो ये बताता है कि ये पूरा जो है सरकार की वजह से ही कोरोना फैला, या हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने जाने या अनजाने में कोरोना फैलाया। अनजाने तो नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार को ये पता था और WHO की गाइडलाइन तब तक आ चुकी थी, वुहान बंद हो चुका था। इसके बावजूद भी सरकार ने वहां से विशेष विमानों से भर भर के कोरोना इफेक्टेड लोगों को यहाँ लाने का काम किया। और जब यहाँ देखा गया कि उससे बात नहीं बनने वाली है, तो फिर बहुत देर में जाकर के उन्होंने इस पे लॉकडाउन की घोषणा की। तो लॉकडाउन के घोषणा के बाद ही हम देखते हैं कि उसमें भी सरकार नाकाम दिख रही थी। तो अपनी नाकामियों से डाइवर्ट करने के लिए, आम जनता का ध्यान हटाने के लिए, उन्होंने पहले जमात को केंद्रित किया, जमात को टारगेट किया। और जब उससे भी वो लोग सफल नहीं हो पाए, क्योंकि गैर जमाती या जिसको वो लोग हिंदू कहते हैं, देश के नागरिकों को हिंदू मुसलमान में बांट करके, तो देखा कि वो ऐसे कई कनिका से लेकर के और कई ऐसे ऑफिसर्स, जैसे मध्य प्रदेश में एक हेल्थ सेक्रेटरी ही इफेक्टेड थी, उसने ना जाने कितने लोगों को इफेक्टेड किया होगा। और यहाँ लखनऊ में कनिका का उदाहरण है। तो ऐसे कई प्रकरण जब सामने आने लगे, तो उन्होंने फिर सोचा कि इससे बात नहीं बनेगी, तो फिर उन्होंने जमात को केंद्रित कर दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि अभी जाकर के जब देश भर के मजदूर बेमौत मारे जा रहे हैं, या एक तरह से कहें कि सरकार के द्वारा मरने को छोड़ दिए गए हैं, और वो किसी भी तरह से जो लोग घर पहुंच रहे हैं, अब सरकार कह रही कि उसमें व्यवस्था करने में सरकार पूरी तरह से अक्षम और नाकाम रही है। तो अब अपनी नाकामियों का ठीकरा वो मजदूरों पर फोड़ रही है कि हमने तो कहा था भाई जो जहां है वहीं रहो, और लोग माने नहीं, और अब जाकर के गांव गांव तक यह बीमारी फैला रहे हैं। तो इस तरह से सरकार की मंशा है कि उनको टारगेट करें और अपनी नाकामियों से पर पर्दा डाल सकें। एक बात जो जी, आपने ध्यान दिलाया आरोग्य सेतु का, तो उसमें मैंने भी आरोग्य सेतु शुरुआत में डाउनलोड किया था। तो उसमें ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिससे कोई व्यक्ति यदि आरोग्य सेतु डाउनलोड करता है तो वो पता लग जाए कि वो कोरोना पीड़ित है या नहीं है। इसलिए क्योंकि उसमें ऑप्शन खुद व्यक्ति को भरना है। आरोग्य सेतु में जो ऑप्शन आते हैं कि आप किसी के संपर्क में थे या नहीं, यस या नो, तो मैं उसको नो कर दूंगा। यदि मेरी जांच हुई है तो उसमें ऑप्शन आता है यस या नो, तो हम उसमें नो कर देंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो बाहर से यात्रा करके आया हो, उसमें भी यस या नो का ऑप्शन है, तो हम नो कर देंगे। तो कोई व्यक्ति जिस तरह से जो दूरी बनाने की बात की जाती है, और लोग कोरोना वायरस से इफेक्टेड लोगों से नफरत जैसा व्यवहार कर रहे हैं, या फिर उनको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, और वहां पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है इनके क्वारंटाइन सेंटर में, तो कोई भी व्यक्ति यदि टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया भी गया है, तो भी आरोग्य सेतु में वो कभी यस का ऑप्शन ओके नहीं करेगा। तो जब उसमें ऐसा यस या नो की उस पे ऑप्शन में वो हाँ नहीं करेगा, तो ये साबित ही नहीं होगा कि जिसने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है वो इफेक्टेड है या नहीं है। तो वो भी सरकार का कोई मतलब का ऐप नहीं है। तो उससे उसके माध्यम से सरकार जो घोषणा करती है वो पूरी तरह
झूठी घोषणा है, बिल्कुल उसका कोई भी बिल आधार नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा। फिर हम आपके पास लौट करके आते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न ले लेते हैं कि दिनेश दिनेश जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आपसे हमारा प्रश्न है। जी जी दिनेश जी, जी हमारा प्रश्न है, जिस तरह से बात उठी कि सरकार ने या तो कोरोना आयात किया है, आयात करने वाले लोगों पे दोषारोपण नहीं करना चाहती है, सबसे सस्ता चारा उनको, सबसे कहते हैं जल्दी सुपाच्य चारा उनको केवल मजदूर दिखाई पड़ता है, कमजोर दिखाई पड़ता है, सारा का सारा दोष उन्हीं पे मढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए जो बयान दिया गया है, इसमें एक बड़ी बात उभर करके आई है, जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं कि आरोग्य जी सेतु ऐप में कोई इस तरह के सिम्टम्स ही नहीं है, कोई इस तरह के सिम्टम तो छोड़िए, सिस्टम ही नहीं है जो वो डायरेक्टली कर ले। हम इस बात को और आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने जो बल्कि 3-4 आर्टिकल हमने लिखे भी हैं, और उसमें अगर आप जाएंगे तो सारा मिल जाएगा। फिर हम उस बात को बढ़ाते हैं। हमने बार बार इस बात की तरफ इंगित किया है कि आरोग्य सेतु ऐप जो डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वो आरोग्य सेतु ऐप कोरोना के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वो आरोग्य सेतु ऐप निश्चित तौर पे आपकी जासूसी करता है, और जासूसी के उपकरण उसमें है, जासूसी के यंत्र मौजूद है, जासूसी के इंस्ट्रूमेंट उसमें मौजूद है। आप इसे किस दिशा में देखना चाहते हैं? आरोग्य सेतु ऐप के आधार पे मजदूरों को ये कह देना कि 22.2% मजदूर कोरोना पॉजिटिव हैं, ये किस तरह की साजिश नजर आती है दिनेश जी? निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, और इनका यह साजिश है, ये हमेशा से बड़े लोगों को बचाने का प्रयत्न करते रहे हैं। जिस तरीके से बाहर से आने वाले लोगों की कोई जांच नहीं हुआ, ये लोग झूठ बोलते रहे कि जगह जगह यार लगता है दिनेश जी से हमारा संपर्क हेलो हेलो जी जी जी, बोलिए 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 दिनेश जी। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं या समृद्धशाली लोग हैं, जो विदेशों में गए, विदेशों से आए, उनके द्वारा यह बीमारी यहाँ पर आई, लेकिन उनको बचाने के लिए एक बार तबलीगी जमात को इन्होंने दोषी ठहराया, दूसरी बार में इन मजदूरों के ऊपर खेलना चाहते हैं। इस देश के नवनिर्माण को आगे बढ़ाने का काम देश का मजदूर करता है, लेकिन किस तरीके से देश के मजदूरों के मजदूरी का मखौल इन्होंने उड़ाया, किस तरह से गाजियाबाद में उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, 6-6 दिन बाद उनका नंबर आता है, उसके बाद से भी वो पहले ट्रेन कितनी साजिश के तहत चलाते हैं। पहले ऐसी ट्रेन चलेगी जो इंटरनेट से बुक होगा। अरे किस मजदूर के पास बेचारा खाने के लिए व्यवस्था करता, घर बेचता है, मोबाइल एंड्रॉइड सेट खरीदेगा कि घर वालों को पैसा भेजेगा। तो ऐसी साजिश रची गई, बड़े लोगों के लिए सुविधाएं दी गई, बड़े लोगों के लिए सारी सुविधा दी जा रही है, और जो सेतु ऐप है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और उत्तर प्रदेश की जो सरकारी मशीनरी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, और जो पुलिस है, लोगों को चेकिंग के माध्यम से रोक रही है, वो कर रही है कि सेतु ऐप जो है कि आरोग्य सेतु डाउनलोड करने तुम्हारा चालान करेंगे, डरा धमका करके लोगों को साजिश के साथ फंसाया जा रहा है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मजदूर आ रहे हैं गांवों से, चाहे बेचारे पैदल चल के ट्रकों में फंस गए, किस तरह से आप कल दिखा रहा था हरियाणा के बॉर्डर से पार करते हुए नदी के रास्ते से लोग किस तरह से सर पे बोझ लिए हुए निकल रहे थे, उनको पुलिस की तरह मार जगह जगह का इस तरह से। और ये वाली घटना हुई प्रयागराज में, जब रिपोर्टर जाता है उसको उससे बदतमीजी की जाती है। ये सही रिपोर्ट दिखाना नहीं चाहते। मैं बता दूं कि श्रावस्ती और श्रावस्ती में जो क्वारंटीन में रखे गए मजदूर हैं, उनको नमक, मिर्चा और रोटी दिया गया। प्रयागराज में एक हमारा मित्र प्राथमिक शिक्षा में है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में रखा जा रहा है, और वहाँ के हेडमास्टर उसकी देखरेख कर रहे हैं। वो बता रहा था कि डीएम और एसडीएम तहसीलदार बड़े अधिकारी आ रहे हैं, 10 पैकेट अच्छे मंगाए जा रहे हैं, उनके सामने देख करके और फोटो खिंचा लिया जा रहा है, और बाकी 180 रुपया
थाली के हिसाब से सरकार से भुगतान कराया जा रहा है, 80 रुपए का नाश्ता का भुगतान कराया जा रहा है और उनको जो परोसा जा रहा है 25 रुपए का भी डाइट नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और ये प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ किया जा रहा है। तो पूरी तरह से इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है और देश के मजदूरों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसमें तमाम देश के मीडिया के घराने के लोग पूरी तरह से सम्मिलित है, जो भारतीय जनता पार्टी से बड़े बड़े विज्ञापनों के रूप में भ्रष्टाचार के तहत आए हुए पैसों को लेकर के और उस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी केंद्र की सरकार को, जो देश के सामने बार बार झूठ बोलने वाली सरकार है, उसके ऊपर उसके कारनामों पर लगातार पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कंडीशन में वॉइस ऑफ मानवता ने जिस तरीके से उसको पर्दाफाश करने का काम किया है, निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है, ये सराहनीय कदम है। और दिनेश जी ने बड़ी ही लॉजिकल बात उठाई, बड़ा जिनून बात उठाया है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, हम आपसे समझना चाहते हैं, जिस बात को अहिरवार साहब आगे बढ़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें ऑप्शन भरने पड़ते हैं, तो जितने मजदूर आए हैं और क्या मजदूरों के पास इतनी अकल है, या हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें सभी के सभी अनपढ़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको और कोई नौकरी नहीं मिल पा रहा, कोई व्यवसाय आर्थिक तो तंगी के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने मजदूरी के मार्ग को ही चुनने का विकल्प था। मोबाइल सेट खरीदेगा। दिनेश जी, मैं दिनेश जी आपके पास आ रहा हूँ, दिनेश जी आपके पास आ रहा हूँ। तो जो विकल्प चुनने का काम किया है, मजदूरी के विकल्प को चुनने का काम किया है, तो वो कोई उनका स्वेच्छा से चुना गया विकल्प नहीं, बल्कि परिवार चलाने की जो मजबूरी थी, उस मजबूरी के तहत उन्होंने इस विकल्प को चुना है। तो 5% लोग ऐसे होंगे कि वो सारे ऑप्शन पे जा सकते हैं, सारे ऑप्शन को देख सकते हैं, और 4,75,000 को अगर मान लिया जाए तो 4,75,000 लोगों में से बमुश्किल 5% ऐसे लोग होंगे, तो 25,000 लोग मान लीजिए, 24,000 लोगों को मान लीजिए कि 24,000 लोगों ने ये ऑप्शन भरा होगा, और नहीं भी भरा होगा। जिस तरह से डॉक्टर साहब खुद भी चूंकि शहर में वाराणसी में रह करके सारी चीजों से वाकिफ है, इसके बावजूद जब इनको ऑप्शन देते जाना पड़ा होगा, भरते भरते ये खुद ही दुखी हो गए होंगे। तो एक साधारण व्यक्ति जिसने ये मान लिया कि मेरे दिमाग का कोई उपयोग रह नहीं गया है, मेरा जो कार्य करने की क्षमता है, मजदूरी करने की क्षमता है, फावड़ा चलाने की क्षमता है, बेलचा चलाने की क्षमता है, कुदाल चलाने की क्षमता है, वही मेरी क्षमता है, तो वो इतना प्रयोग क्यों करेगा? और जब वो इतना प्रयोग नहीं करेगा तो आशा कार्यकर्त्री को केंद्र बिंदु में रख करके जिस तरह से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने बयान दिया है, वो साजिश के तहत दिया गया बयान आपको महसूस होता है या कोई रणनीति है? उस पे हम आपकी राय जानना चाहते हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी। राणे साहब, इन सारी बातों का निचोड़ जानने के लिए 2-3 बातों की तरफ हमको ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि कोरोना, जैसा कि अहिरवार साहब ने कहा, भारत में लाया गया है। आप भी इस बात को मानते हैं कि चाहे वुहान से आया, चाहे अमेरिका से आया, चाहे सऊदी अरब से आया, चाहे पश्चिमी यूरोप से आया, लेकिन इसे इंपोर्ट किया गया। ये भारत की बीमारी नहीं, श्रमिकों के पास तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब ये लाया गया, विदेशों से लाया गया, भारत की बीमारी नहीं थी, तो पहली बात तो श्रमिकों का इसमें दोषारोपण करने का कोई प्रकट सामने से आता नहीं। लेकिन ये सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढती है। और मैं आपको बताऊं कि ये बुद्धिजीवी लोग हैं, श्रमजीवी नहीं हैं। मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, ये शब्द थोड़ा कड़वा है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को कहने में कोई हिचकता नहीं हूं कि हरामखोर लोग, ये श्रमजीवी नहीं है, बुद्धिजीवी हैं। तो इनको सॉफ्ट टारगेट चाहिए दोषारोपण करने के लिए। तो ये जो 95 साल से इनकी संस्था चल रही है, आरएसएस चल रही है, ये 95 वर्षों से हिंदू मुसलमान करते आ रहे हैं, हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इनको सॉफ्ट टारगेट जो मिलता है वो माइनॉरिटी मिलती है, मुसलमान मिलता है।
और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में अपनी संस्थाओं के माध्यम से, विशेष रूप से शिशु मंदिरों के माध्यम से इतना जहर एक पीढ़ी में भर दिया है इन्होंने कि वो मुसलमान को तो देश का दुश्मन समझते ही है, समाज का भी दुश्मन समझते हैं। और यूंकि इनकी सारी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, तो ऐसी स्थिति में जो जिनको शूद्र कहते हैं, ये जो इस देश के 85% हैं, अनुसूचित जात, पिछड़े जात और अन्य जो SC ST OBC के लोग हैं, उनको ये, जिनको मनुष्य समझते ही नहीं, कीड़े मकोड़ों से बदतर समझते हैं, उनको भी ये सॉफ्ट कॉर्नर समझते हैं कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर ये हैं, ये कीड़े मकोड़े लोग हैं, इनको जो चाहो कर दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा निरक्षरता भी इन्हीं में है और निरक्षरता होने के नाते ये सबसे ज्यादा अंधविश्वास में भी पड़े रहते हैं। तो तात्पर्य ये है मेरा कहने का कि आपने जो अपनी बहस शुरू की थी कि अमित मोहन ने ये कहा है कि उनको आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से ये पता चला है और ऐप के माध्यम से पता चला है कि 22.5%, 22.7% लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, जो श्रमिक आ रहे हैं। मैं इस संबंध में दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो इन्होंने ये टारगेट पहले से बनाया था कि इन ट्रेनों से उन्हीं लोगों को लाया जाएगा कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे, जिनकी वहां स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाती है, स्क्रीनिंग करके ये लोग ट्रेनों में बैठाते हैं और इसको वापस जहां ट्रेन रुकती है वहां भी स्क्रीनिंग करके इनको और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ उनके घरों को छोड़ रहे हैं। और अभी तक जैसा आपका कहना है कि 4.5 से 5 लाख लोग, और यहाँ मुख्यमंत्री का तो कहना है 10 से 12 लाख लोगों को लाए हैं, इनकी बात अगर मान भी ली जाए कि 22 से 22.5% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उस हिसाब से 2 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आपके उत्तर प्रदेश में अब तक हो जाने चाहिए। दूसरी चीज है कि ये भी मान लिया जाए कि जो इन्होंने 3 लाख, जैसा आपने कहा कि 4 लाख में 3 लाख कुछ हजार, वो एक दिन में कैसे इन्होंने टेस्ट कर लिया, अगर वो आरोग्य ऐप के माध्यम से ही टेस्ट किया हो, वो भी अभी उत्तर प्रदेश में जो रिकॉर्ड है वो 6,000 से ज्यादा नहीं कि 6,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव होगी। तो इनके ही हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव उत्तर प्रदेश में हो जाने चाहिए। देखिए, ये सब बहाने हैं और बहाने बार बार आते हैं, और ये तो मैं कहता हूं कि इनके DNA में झूठ बोलने की मशीन लगी हुई है, इनका DNA ही झूठ बोलता है। तो ये जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो भी वही हैं, जो शासन में बैठे लोग हैं वही प्रशासन में बैठे लोग। तो इसे सारे के सारे इनके जो DNA है वो बिल्कुल झूठे हैं और झूठ बोलने की मशीनें लगी हुई। तो ये किसी भी तरह से, क्योंकि अब सवाल ये है कि जितनी समय कोरोना पॉजिटिव की संख्या सैकड़े में थी, उतनी समय तो इन लोगों ने प्रवासी अतिथि मजदूरों को उनके घरों पर नहीं पहुंचाया। लेकिन जब कंट्रोल से बाहर इनके हो गया सारा मामला, तब ये सिर्फ इसलिए कि इनको जाने दो और एक दोषारोपण मढ़ने का एक नया टारगेट, सॉफ्ट टारगेट हमारे सामने आ जाएगा कि ये हम तो चाहते थे लोग अपने घरों में रहें, हम तो चाहते थे सबको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके अपने अपने घरों को गए और इन्हीं के नाते पूरे देश में कोरोना फैला। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि प्रोफेसर अहिरवार ने कहा कि ये इनकी नीतियां चाहे प्रदेश में रही हो चाहे सेंट्रल में रही, ये कभी भी अपने नीतियों में, विशेष रूप से जो संवैधानिक नीतियां हैं, संविधान के हिसाब से देश को चलना चाहिए और उसमें सारे समाज के लोगों को संविधान के हिसाब से उनका हक हिस्सा मिलना चाहिए, ये कभी इस बात के पक्षधर नहीं रहे। और ये तो आज भी जब भारत में संविधान का राज चल रहा है, रिजर्वेशन SC ST OBC को लागू हो चुका है, तो अभी आपने देखा कि ये जो PMT की परीक्षाएं पिछली बार हुई हैं, जिसमें डॉक्टर मेडिकल अफसर की, जिसमें मेडिकल में एडमिशन होता है, उसमें मात्र कुछ 100 OBC की सीटें आई, जिसमें हजारों की संख्या में आनी चाहिए। अभी आपने देखा कि ओवरलैपिंग की समस्या, ये कह रहे हैं कि कैसे पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को नौकरियों से निकाल के बाहर किया जाए और कैसे कैसे इनको शिक्षा से बाहर किया जाए। मैं समझता हूँ इसमें दिनेश जी भी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर अहिरवार भी बैठे होंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये बार बार प्रयास कर रही है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र से किस तरह से इन SC ST OBC के लोगों को बाहर किया जाए।
रिजर्वेशन के माध्यम से बाहर किया जाए, शासन प्रशासन के माध्यम से किया जाए, कोर्ट के माध्यम से किया जाए, ये सिर्फ उनकी भागीदारी को निष्क्रिय करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और अब तो इनको कोरोना एक बहाना मिल गया है। जब ये अपनी आर्थिक नीतियों में पूरी तौर पर फेल हो गए थे, तो ये कोरोना को आयात किया गया कि एक बहाना मिल जाएगा। और आपको बताएं कि कोरोना से एक डर पैदा किया गया, पूरे देश में भय पैदा कर दिया गया कि आपने अपने घरों में रहें। आखिरकार में विदेशों में देख लीजिए कि सारी सारी संस्थाएं समय से शुरू हो गई हैं। इतने ज्यादा जिस देश में कोरोना की संख्या इतनी ज्यादा थी, वहां भी सारी संस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। और अपने देश की हालत क्या है? शराब की दुकानें तो शुरू हो जाएंगी। कल से योगी जी ने भी कह दिया कि माल में बेचना शुरू कर दो, लेकिन एजुकेशन की संस्थाएं नहीं शुरू हो सकती। किताबों की दुकानें नहीं खुलेंगी, शराब की दुकानें खुल जाएंगी। और डॉक्टर साहब फिर हम आपके पास लौट के आते हैं। मैं और एक मिनट में अपनी बात एक मिनट में बात खत्म कर ले रहा हूँ कि ये जो आपने दो बातें कही, विशेष रूप से ऐप की और अमित मोहन की, ये दोनों बातें अपने आप में पूरी तौर पर झूठ हैं। अमित मोहन की बात तो 100% इसलिए झूठ है कि वो अपनी बात को अपने से ही काट रहा है कि 22% से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव होते तो आज उन्हीं के हिसाब से इस प्रदेश में लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई होती। लेकिन ये सब ध्यान भटकाने के तरीके हैं, और ये अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अहिरवार के पास हम आना चाह रहे हैं इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कि ये बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी ने उठाई कि जब 22.2% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 4,75,000 लोगों में से पाए गए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। तो आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार फिर क्यों ये डाटा नहीं उपलब्ध करा रही है? उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं और अमित मोहन प्रसाद जी जो स्वास्थ्य प्रमुख सचिव हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के, उनको बयान को सीधे नकारा तो नहीं जा सकता। बकायदा उनके बयान है और पूरा पेपर पूरा छपा पड़ा है। 20% माइग्रेंट विद कोविड-19 सिम्टम्स टेस्ट पॉजिटिव इन स्टेट। हम किसी आधारहीन तर्क पे बात नहीं, आधारहीन बातों पे बात नहीं करते। ये पूरा का पूरा डिटेल है, बहुत बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि आप उसको इनकार नहीं कर सकते। तो इस साजिश को समझने की जरूरत है। फिर दोहरा चरित्र क्यों दिखाया जा रहा है? जब आपने मान लिया कि 22.2% लोग कोरोना पॉजिटिव 4,75,000 लोगों में से हैं, तो फिर 1 लाख से ज्यादा आंकड़े प्रस्तुत करने में आनाकानी क्यों डॉक्टर अहिरवार जी? नहीं, वो कर ही नहीं सकते। उनके पास दरअसल सही में कोई ऑथेंटिक डेटा है ही नहीं। तो ऐसे कुछ भी हवा में बात करने से बात बनती नहीं है। लेकिन चूंकि वो उनका आधारी झूठ और उसके ऊपर खड़ा है, तो इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट लगाने में तो कोई कुछ लगना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सिर्फ ये मजदूरों को दोषारोपण करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है। वो डेटा दे भी नहीं सकते। उनके पास कोई इतना इक्विपमेंट नहीं है, जांच की तकनीकी उनके पास उपलब्ध नहीं है। पूरे पूर्वांचल में सिर्फ बनारस में एक जगह बीएचयू अपना सेंटर है जहां पर कोरोना की जांच हो सकती है। तो पूरे बीएचयू में भी एक दिन में सिर्फ 100 जांच हो सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर भी जो सैंपल आ रहे हैं वो 1,000 के आसपास सैंपल अभी वेटिंग में है, पेंडिंग में है, क्योंकि हर रोज हमारी क्षमता सिर्फ 100 टेस्ट करने की है। तो 100 भी नहीं हो सकते, लगभग 70 से 80 टेस्ट हर रोज आ रहे हैं। तो इतने सिर्फ 70-80 टेस्ट के भरोसे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये इतने पेशेंट जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं? तो सरकार सिर्फ हवा में बातें कर रही हैं, उसका कोई आधार नहीं है। और उनका सिर्फ मकसद है कि वो मजदूरों को एक सॉफ्ट टारगेट बना करके अभी ऐसा कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि जो अभी तक के जो आंकड़े थे, जो टेस्ट हो रहे थे,
उसमें गांव के लोगों में कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिल रहा था आरंभिक चरणों में। और जैसे जैसे ये जो भीड़ बढ़ा करके और मजदूरों को मजबूरन जो जबरदस्ती उनको धकेला गया है, तो उस वजह से वो एक साथ इकट्ठे होने की वजह से जो शहरों में काम कर रहे थे, तो वो एक साथ ट्रकों में आ रहे हैं, एक साथ बसों में आ रहे हैं, एक साथ पैदल आ रहे हैं, एक साथ रेलवे में आ रहे हैं। इस वजह से भी उनमें कोरोना के लक्षण जो इक्का दुक्का देखने को मिल रहे हैं, वो तो उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। अब यदि सरकार वास्तव में मजदूरों का ख्याल रखती, तो उनको जो मजदूर जहां पर हैं, यदि उनको वो खाने पीने का इंतजाम सिर्फ कर देती सरकार, तो उनको वापस गांव आने की जरूरत ही नहीं थी। जिस रोजी रोटी की जी तलाश में वो गए हैं, तो यदि उनको वहीं पर खाने पीने का इंतजाम मिल जाता, और जैसा कि हम देखते हैं कि जो लोग कार्ड होल्डर हैं, उनको चाहे जैसे भी सरकार रो धो करके आगे पीछे थोड़ा बहुत जो कर रही है, कार्ड होल्डर्स को बांट रही है, लेकिन जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनके पास तो कोई इस तरह का राशन कार्ड है नहीं। तो उनके लिए जी बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के, जो लोग जिन शहरों में रह रहे थे, उनको ही यदि ये 2 या 3 महीने का खुराक वहां उपलब्ध करवा देती, तो इस तरह की मारामारी नहीं होती और वो लोग मौत के मुंह में नहीं समाये होते। और रास्तों में जो 1000-2000 किलोमीटर जो उनको पैदल चलना पड़ा, उस मुसीबत का सामना भी उनको नहीं करना पड़ता। जो गर्भवती महिलाएं भी पैदल चल रही थी, रास्ते में उनकी डिलीवरी हो रही थी, उस तरह की मुसीबत का सामना भी उनको नहीं करना पड़ता। ना ही किसी को टैंकर से आने की जरूरत पड़ती, ना ही कोई सड़क किनारे सो रहे लोगों पर कोई ट्रक चढ़ता। इस तरह की जितने भी जो मुसीबतें झेलने पड़ी उनको, ये सारी मुसीबतों से वो बच गए होते। लेकिन सरकार चाहती है कि ये लोग अपना मरें। मजदूरों की उनकी कोई फिक्र नहीं है, और वो जानबूझ करके मजदूरों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं और उनको मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रहे हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, फिर हम आपके पास आते हैं। दिनेश जी, इसी प्रश्न को बढ़ाते हुए हम आपके पास आ रहे हैं। जिस तरह से बात की गई, अगर ये देखा जाए तो इसके जो तार जोड़ने की कोशिश की जाए, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार जो ये कह रही कि ये इतने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि ये सही बात डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी ने उठाई है कि वो जिस ट्रेन से चले वहां थर्मल चेकिंग हुई, स्टेशन पे जहां पहुंचना था, जहां उनका गंतव्य था, मंजिल जहां उनकी थी, वहां भी टेस्टिंग हुई है। इसके बाद वो घर गए तो पॉजिटिव कैसे पाए गए? अगर इस तरह की बात है, तो ये तो नाकामी सरकार की है, घोर नाकामी सरकार की है। और सरकार हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पे विफल हुई है। और जब सरकार हर मोर्चे पे विफल हुई है, तो उसका दोषारोपण मजदूरों पे नहीं दिया जा सकता। अमित मोहन प्रसाद जी ने, जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं, और स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार कल्याण भी उनके पास है, अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और जिन पेपरों ने बयान को छापा है, तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि चूंकि मजदूरों की मानहानि को करने की कोशिश की गई है, उनको एक तरह से अनटचेबल, अस्पृश्य बनाने की कोशिश की गई है, इसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए? दिनेश जी। निश्चित रूप से आपको मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ और सभी लोगों के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए, कि जब इन्होंने 22 तारीख को कहा कि सब लोग थाली बजाएंगे, कोरोना वॉरियर्स को सब लोग सपोर्ट करेंगे, और इन्होंने भरोसा जताने का काम किया कि आपको जहां रहेंगे वहीं भोजन मिलेगा, वहीं राशन मिलेगा, आपको वहीं उपलब्ध कराया जाएगा। एक बार पुनः जनता के साथ धोखा और झूठ बोला गया और जनता ने उस पर विश्वास किया। इन्होंने कहा कि जो महाभारत था वो 18 दिन में समाप्त हुआ था, हम कोरोना को 21 दिन में ठीक कर लेंगे। लेकिन इन्होंने धोखा करने का काम वहां पर भी किया, और जिन चीजों का ऐलान किया था वो किन्हीं सुविधाओं को देने का काम नहीं किया।
और बाहर से लोगों को बुलाने का काम किया। ये जो कोरोना फैला, इसका सबसे बड़ा कारण मजदूरों में इसलिए हुआ, ये मजदूर किसी घरों में काम करते थे, किसी बड़े लोगों के फैक्ट्री में काम करते थे, किसी बड़े लोगों के ड्राइवर के रूप में थे, तो जो बाहर से कोरोना लेके आए उनके संपर्क में आए। और महाराष्ट्र में कोई रह रहा है, पैसा कमाने गया है, एक खोली में 8 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, तो वहां गए तो उनसे वे लोग संक्रमित होते गए। और सरकार की अगर दूरदर्शी सोच होती है और ये चाहते हैं कि मजदूरों की रक्षा किया जाए, तो ये लोग मजदूरों को वहां से ट्रेन चला करके, जो भारत की ट्रेन एक दिन में 3 करोड़ लोगों को यात्रा कराने में सक्षम है, उसका सदुपयोग करते हुए इन मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचा सकते थे और इस भयावह बीमारी से बचाया जा सकता था। लेकिन इनको मजदूरों की कोई चिंता नहीं थी, इन्होंने उनको मरने दिया। कितने मजदूर बता रहे थे कि 15 दिन से नहीं खाए हैं, 4 दिन से नहीं खाए। ये तो उन लोगों का डाटा दे रहे हैं जो ट्रेनों से आए हैं, जो इनके सुविधाओं से आए हैं, उनका कोई डाटा नहीं है। जो कई 20 लाख की संख्या में, उससे भी ज्यादा संख्या में पैदल चले आए, साइकिलों से चले आए, रोडों पर चले आ रहे हैं, कितने लोग मर गए, कितने लोगों के बच्चे जो है हाथ में ढोते ढोते मर गए, उनको छोड़ करके फिर आगे गंतव्य की तरफ बढ़े। उन सब पर पर्दा डालने का प्रयास निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और मोदी सरकार ने लगातार जनता को झूठ बोल करके, विश्वास में रख करके इस लॉकडाउन में देश के मजदूरों को कहीं का नहीं छोड़ा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और कई राज्यों में इनकी सरकार है। अगर ये अपने ही राज्यों में, अपने शासित राज्यों में जो डबल इंजन की सरकार है, यहीं पर भी ये मजदूरों की लगता है दिनेश जी से संपर्क हमारा कट गया है, तकनीकी कारणों से कट जाता है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, जो दिनेश यादव जी कह रहे थे कि चूंकि जो मजदूर थे वो दूसरे के घर में काम करते थे, जो कोरोना लेके आए, चूंकि उनसे उनके संपर्क में आ गए, तो संपर्क में आने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। साधारणतया देखने पे ये बात सच भी लगती है, और लेकिन हम इसको साधारणतया ही नहीं, क्योंकि जो साजिश करने वाले लोग हैं, और साजिश करने वाले लोगों की साजिश को समझने के लिए 2 ही पैमाने हैं, या तो उनके बराबर खड़े होकर के हम सोचना शुरू करें, या उनसे 2 कदम आगे बढ़ करके सोचना शुरू करें। तो ये एक पहलू लगता है कि उनके काफी हद तक ये भी सही है कि उनके संपर्क में आने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन हम जो मान के चल रहे हैं, भाई साहब मानवता जो मान के चल रहा है, और जो तमाम हमारे विद्वान दार्शनिक पैदा हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक सरोकार को समझा है, सामाजिक दायरे में लोगों को लाने की कोशिश की है, और सभी के नैतिकता निर्धारित की है, अधिकार निर्धारित किए हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो जब बारीकी से देखा जाए तो ये लगता है कि अगर सस्ता मजदूर आपको ढूंढना है, सस्ता मजदूरी करानी है, उनको गुलाम बना करके कराना है, बॉन्डेड लेबर जैसे उनसे काम लेना है, तो जरूरत पड़ती है कि उसको किसी तरह अस्पृश्य घोषित किया जाए, किसी तरह अछूत घोषित किया जाए, ताकि लोग उसे काम न ले और हम सिर्फ उसके पेट भरने के नाम पे काम ले ले। ये उत्तर प्रदेश सरकार का दिया गया बयान, ये केवल अमित मोहन प्रसाद का दिया गया बयान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार का दिया गया बयान है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो मजदूर वापस आ रहे हैं उनको बधुआ मजदूर बनाने की दिशा में, इस बधुआ मजदूर बनाने की दिशा की रणनीति जो उसने बनाई है, उसी रणनीति के तहत दिया गया ये बयान है क्या डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे उन रास्तों पर पहुंचने जा रहे हैं जहां तक उनकी सोच है। देखिए, मैं एक चीज और बता दूं कि पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति आप देखेंगे तो साउथ से के मुकाबले नॉर्थ में बहुत पुअर पोजीशन में हम लोग हैं। और ये जो कोरोना रोग है, ये संक्रामक रोग है, छुआछूत से फैलता है। जैसा कि आपने बताया, कि दिनेश जी ने भी बताया कि फॉरेन से आने वाले लोगों के संपर्क में आने के नाते और इन मजदूरों में जो वहां रहते हैं, कोरोना फैला है। और आने वाले दिनों में देखिए, ये बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से ये अमित मोहन ने इस बात को कहा है। जो बात आज आपको नजर नहीं आ रही है, वो आने वाले दिनों में ये बात साबित करेगी अमित मोहन की कि हमने तो पहले से ही इस बात को बता दिया था। कारण मैं बताऊं आपको,
कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये चारों प्रदेश कोरोना हब बनने जा रहे हैं आने वाले 2-3 महीनों में। उसका कारण ये है कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था तो वैसे भी नहीं है, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बनारस में कुछ चेकिंग चल रही है, उसमें सैंपल की चेकिंग चल रही है। गोरखपुर में भी मेडिकल कॉलेज में 250 के आसपास इनकी क्षमता है रोज चेक करने की। लेकिन गोरखपुर में गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल के चेकिंग यहाँ मतलब सारे सैंपल्स लिए जा रहे हैं। ये धीरे धीरे पॉजिटिव मरीजों को, अभी तो आज मैंने पेपर में पढ़ा कि हमारे वहां गोरखपुर में कल 12,000 यात्री आए हैं और उनको बिना स्क्रीनिंग किए ही स्टेशन से भेज दिया गया है। तो सवाल ये है कि बिना स्क्रीनिंग किए स्टेशन से आप भेज देंगे, वो घरों में जाएंगे, कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना संक्रमण फैलाएंगे, क्योंकि ये संक्रमण की बीमारी संक्रामक बीमारी है ही। तो आने वाले दिनों में ये बीमारी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, मैं इन 5 प्रांतों का जो नाम ले रहा हूं, ये पांचों प्रांत में कोई ऐसा प्रांत नहीं बचेगा जहां लाखों लोग की संख्या में संक्रमित नहीं होंगे लोग और लाखों की संख्या में मरेंगे नहीं लोग। तो ये अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पहले ही ये इनकी एक परिपाटी होती है, टेंडेंसी होती है कि एक आदमी कोई ऐसा बयान देता है कि 10 लोग उस बयान को जब नकारते हैं तो इनका ही कोई आदमी आके कहता है कि नहीं नहीं उनका निजी बयान था, निजी विचार था, हम उससे सहमत नहीं है, पार्टी उससे सहमत नहीं है या सरकार उससे सहमत नहीं है। और आने वाले दिनों में वही बयान एक क्या कहते हैं उसको माइलस्टोन बन जाता है, जो आने वाले दिनों में ये सारे चीजों में धीरे धीरे होता चला जा रहा है। और आप ये देखिएगा अमित मोहन के बयान, जिस बयान को लेकर के हम लोग यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब तक 1 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव उत्तर प्रदेश में हो जाने चाहिए थी, वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। और अमित मोहन सीना ठोक के कहेगा कि मैंने तो पहले भी कह दिया था कि 22.5% लोग पॉजिटिव है। वो ये नहीं जानता है कि जो आए हैं वो 22.5% लोगों को पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि उनके लिए कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। जहां क्वारंटाइन किए गए हैं वहां उनको न तो नाश्ते की व्यवस्था है, न तो खाने की व्यवस्था है। अपना घर का आदमी जाकर के खाना दे रहा, नाश्ता दे रहा, उनके संपर्क में आ रहा है। तो एक कोरोना पॉजिटिव सैकड़ों को कोरोना पॉजिटिव बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये इनकी योजनाबद्ध ढंग से काम करने की साजिश है। और सबसे सॉफ्ट कॉर्नर इतने समय इस देश का सूत्र समाज है, जिसमें ये श्रमिक भी आते हैं, पिछड़ी जात के लोग आते हैं, SC ST के लोग आते हैं, माइनॉरिटी के लोगों ने तो अपना संयम दिखा दिया, चाहे राम मंदिर के मामले में हो और चाहे ये कोरोना के मामले में हो और चाहे दिल्ली के दंगों के मामले में हो। माइनॉरिटी ने तो संयम दिखा दिया, उसमें ये फेल हो गए हैं। तो अब इनको सॉफ्ट कॉर्नर मजदूर दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर SC और OBC दिखाई दे रहा है और पूरे देश में सॉफ्ट कॉर्नर ये 4-5 प्रांत दिखाई दे रहे हैं, जहां ये आने वाले दिनों में इनकी सरकारें भी हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, बिहार में इनकी सरकार है, उड़ीसा में पटनायक की मनुवादी सरकार है। तो सब मिला जुला के यही है। तो ये इसको एक कोरोना हब बनेगा और देखिएगा आने वाले दिनों में, मैं कह रहा हूं कि अमेरिका से ज्यादा बदतर स्थिति इन 4-5 प्रांतों की होने वाली है। राणे साहब, अगर हम लोग संभले नहीं और अपना बचाव खुद नहीं किए तो आने वाले दिनों में जो आप कह रहे हैं इतना डरा दिया जा रहा है और श्रमिकों को, विशेष रूप से SC ST OBC के लोगों को इतना संक्रमित करके कोरोना के माध्यम से, संक्रमण के माध्यम से इनको इतना अछूत बना के दिया जा रहा है कि कोई उनसे अपने नजदीक फटने नहीं देगा और फिर वही स्वतंत्रता के पहले वाली स्थिति, मनवादी व्यवस्था वाली स्थिति होगी। इनकी परछाई तक से भी लोग नफरत करना शुरू कर देंगे। ये आने वाले दिनों में साजिश चल रही है। देखिए डॉक्टर साहब ने जो बातें उठाई है उस बातों के आधार पे, अभी अपुष्ट खबरों के आधार पे हम एक बात आपके सामने रखना चाहते हैं। अपुष्ट खबरें ये हैं कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने तय किया है भारत को पूरी तरह से आर्थिक मदद करने के लिए, और वो आर्थिक मदद ये है कि जिन व्यक्तियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, प्रतिदिन 14 दिन के लिए रखा जाएगा, तो $1400 प्रति व्यक्ति
बिल गेट्स फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा, उनके रख रखाव के लिए देगा। इसके आगे भी बहुत सारी अपुष्ट खबरें हैं जिस बात को लेकर के आएंगे और ये समझ में आ जाएगा कि हमारे प्रधान सेवक ने जब ये कहा है कि महामारी को हमने अवसर के रूप में प्रयोग करना चाहिए, हमने अवसर के रूप में लिया है, तो उस बात पे भी बहुत जल्दी हम पुष्ट खबरों का भी, हम अपुष्ट खबरें कह रहे हैं, पुष्ट खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और ये बताएंगे कि ये गेम क्या चल रहा है, बिल गेट्स के गेम क्या चल रहे हैं और एक कोरोना पॉजिटिव को क्वारंटाइन पे क्या दिया जाता है, वास्तव में पॉजिटिव होने पर क्वारंटाइन में रखने पे क्या कितने डॉलर दिए जाते हैं, पॉजिटिव की रिपोर्ट आने पे कितने डॉलर दिए जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होने पे कितने डॉलर दिए जाते हैं, अल्टीमेटली वेंटिलेशन पे जाने पे 39,000 डॉलर क्यों दिए जाते हैं। इस सारी खबरों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। इस समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम बात को बहुत आगे बढ़ाएं। अपने सभी महान अतिथियों का वॉइस ऑफ मानवता बहुत बहुत धन्यवाद करता है और सत्य के लिए लड़ने के लिए जिस तरह से वॉइस ऑफ मानवता ने अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, पूरे साक्ष्य के साथ इस बात का इसका खुलासा जरूर करेगा कि मजदूरों को बदनाम करने के पीछे क्या साजिश है और किस तरह से बिल गेट्स के साथ पूरे दुनिया के लोग तो जो कर रहे हो, भारत के लोग किस तरह से व्यवसाय कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, सब्बा खैर।